दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में भी पूरी तन्मयता से लगे भी होंगे। दोस्तों बस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स की डेट अभी आई नहीं है, तो इतना ज़्यादा पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी भी इतना पर्याप्त समय है और जब भी एग्ज़ाम का नोटिस आएगा उसके बाद भी आपको कम से कम जो है 10 से 15 दिन का समय मिलता है। तो तकरीबन आप मान लीजिए अभी से भी आपके पास में जो है कम से कम 20 से 25 दिन का समय है। ये मैं अनुमानित समय बता रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम्स जो हैं आपके जनवरी में होने होंगे तो इसलिए इतना घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में मात्र 2 ही पेपर होता है। वो लगातार आपका 1 या 2 दिन छोड़कर गैप में होगा। आपके पास पर्याप्त समय है, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। और दूसरी बात, ये जो 2 विषय हैं आपके जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी और क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन, दोनों ही विषय आप समझेंगे बहुत ही रोचक भी है और आसान भी है अगर आप इसको समझते हुए पढ़ते हैं तो। कारण ये है क्योंकि इसमें जो भी आपके चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ तो पता है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप कैसे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। अगर आज भी मैं आपको एग्ज़ामिनेशन पेपर दे दूं तो आप जो है बिल्कुल इसमें 50 मार्क्स लेकर आ जाएंगे, ये मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। अब आप बिल्कुल भी ना लिखें तो अलग ही बात है, अगर आप अपना पूरा प्रयास करेंगे तो 50% मार्क्स आराम से ला सकते, क्योंकि मैंने बोला ये विषय ही ऐसे हैं कि इसमें आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता होता है, लेकिन कुछ ना कुछ से अच्छे मार्क्स नहीं आते, यानी 50% मार्क्स अच्छा नहीं होता। तो आपको जब लाना है 70, 75 और 80, 80 प्लस मार्क्स, तो उसके लिए आपको जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि बातों को आप समझ गए होंगे। घबराना नहीं है, समय अभी है, तो आप अच्छे से पढ़िए। मात्र 2 ही तो विषय है आपके पास। तो चलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को लगातार करते रहिए। साथ ही साथ मैं नोट्स और वीडियो तो आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इंपॉर्टेंट वीडियोस या नोट्स जो है आपसे मिस ना हो। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा है बीएड थर्ड सेमेस्टर के आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का एक अति महत्वपूर्ण और कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। कई बार ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन को कि ये कई बार आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, कई बार ये आपके 8 मार्क्स के जो कि 200 शब्दों में लिखना होता है, और कई बार आप देखेंगे ये आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। तो आपके ये किसी भी क्वेश्चन में आए, आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जरूर आता है आपका। तो यहाँ पर मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ। इसका पीडीएफ भी साथ में आपको लिंक में शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आप इसको रख लें और अगर अच्छा लगे तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अन्यथा आप अपना रिजल्ट माफ़ करिएगा, अपना नोट्स वगैरह अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, देट वुड बी मोर बेटर। तो कोई इशू नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप वैसे तैयारी करें, बस ज़रूरी है कि आप तैयारी ज़रूर करें, तो उस पर फोकस करें। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर रोल, यानी कि जेंडर की भूमिका से, यानी कि लिंग की भूमिका से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे आंसर करने से पहले आप सिर्फ इस शब्द के अर्थ पे ही जाइए ना। जेंडर रोल, जेंडर अपने आप में एक शब्द है, आपको पता है जेंडर क्या होता है। जेंडर आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूं मैं कि ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक शब्द है, मतलब समाज द्वारा निर्मित एक शब्द है जो स्त्री और पुरुष, यानी कि एक मर्द और एक औरत के बीच में अंतर करता है। तो ये आप समझ गए, ये कोई प्राकृतिक अंतर नहीं है स्त्री पुरुष में, ये एक आपका सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है स्त्री और जब बात करते हैं रोल, रोल का मतलब क्या होता है, शब्दों में जाए तो भूमिका। तो जेंडर का रोल, जेंडर की भूमिका, आप समझ गए होंगे मेन बात। तो यानी मैं आपको अभी डेफिनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, समझिएगा कि जब समाज जो है किसी एक विशेष जेंडर को उसकी जेंडर के वजह से जब उसको कुछ कार्य निर्धारित कर देता है, या उसी के लिए मान लीजिए अगर पुरुष है तो पुरुषों के लिए कुछ विशेष व्यवहार की, पुरुष सिर्फ इसी तरह के व्यवहार करेंगे, उनके लिए कुछ विशेष परिधान निर्धारित कर दे, उनके लिए कुछ नियम कर दे फिक्स, उनके लिए कुछ अपेक्षाएं हों कि जो पुरुषों से ये हम मानते हैं कि पुरुषों को ऐसा करना चाहिए।
अगर इस तरह की कुछ चीज़ें जो है सिर्फ पुरुषों के लिए, क्योंकि वो पुरुष पैदा हुए हैं, प्राकृतिक रूप से उनके अंदर पुरुष वाले गुण हैं, इसलिए उनको इस तरह का ही काम करना चाहिए। और क्योंकि आप प्राकृतिक रूप से एक स्त्री के रूप में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए भी कुछ समाज ने कार्य निर्धारित किए हैं। जब इस तरह का रोल का निर्धारण कर दिया जाता है, इस तरह की कुछ जिम्मेदारियां, कुछ दायित्व, कुछ अपेक्षाएं आपसे जोड़ दी जाती हैं, क्योंकि आप स्त्री हैं, क्योंकि आप पुरुष हैं, तो इसे ही हम साधारण शब्दों में बोलते हैं जेंडर रोल। याद रखिएगा दोस्तों, ये समाज का दृष्टिकोण है, ना कि ये आपका दृष्टिकोण है। समाज आपसे क्या चाहता है, समाज ने आपके लिए क्या सोचा है, समाज ने आपके लिए क्या निर्धारित किया है, समाज आपसे क्या उम्मीद करता है, और क्या उपयुक्त, समाज के दृष्टिकोण से क्या उपयुक्त है, क्या सही है, क्या ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आपकी जेंडर रोल को परिभाषित करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बात को आप समझ पाए होंगे कि स्त्री पुरुष को अंतर करने के लिए, स्त्री पुरुष के लिए कुछ जिम्मेदारियां भी निर्धारित कर दी गई हैं, और वो इसलिए निर्धारित कर दी गई हैं क्योंकि समाज या जिस समुदाय का हम हिस्सा है वो ऐसा समझता है कि ये कार्य सिर्फ स्त्रियों के लिए उपयुक्त है और ये कार्य सिर्फ पुरुषों के लिए उपयुक्त है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं, जैसे हम घरों में होते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप घर में देखते ही होंगे, जब आपकी बात आती है भोजन की, ठीक है, कुकिंग की आती है बात, तो आप देखिए कुकिंग के लिए जैसी बात आती है तो आपके दिमाग में किसकी फ़ोटो आती है? माता की आती होगी, अपनी बहन की आती होगी। आपने ज़्यादातर इन्हीं लोगों को खाना बनाते हुए देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके भाई को, आपके पिता को, या घर में कोई भी जो पुरुष है उसको भोजन बनाना नहीं आता। लेकिन क्यों? क्योंकि सालों साल से, सदियों से ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है कि खाना बनाने का काम तो सिर्फ महिलाएं करती हैं। आप आंख मूंदिए और खाना बनाते वक्त सोचिए, देखिए, अगर आप बिल्कुल भी कोई मतलब जोर नहीं दे रहे तो आपको खाना बनाते वक्त जो इमेज आती है सामने, वो एक स्त्री की ही आती है। इसी तरह से लकड़ी काटते वक्त, कार चलाते वक्त, कोई भी मशीन चलाते वक्त आप देखिए आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? आपको एक पुरुष की इमेज आएगी। ये गलत नहीं है, ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने लगातार देखी हैं। और ये लगातार क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज ने निर्धारित कर दिया कि ये काम तो इसी को करना। तो जब दूसरे कभी करते ही नहीं हैं तो आप कभी वैसा इमेज देखेंगे कहाँ से? और जब वैसा इमेज देखेंगे नहीं तो आप कभी सोचेंगे ही नहीं उसी बारे में। तो यही मैं आपको बता रहा था कि समाज ने कुछ चीज़ें जो है निर्धारित कर दी हैं, स्टीरियोटाइप्स कर दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग। अभी आगे चल के हम लोग स्टीरियोटाइप्स को भी पढ़ेंगे। सो रूढ़िवादिता एक तरह से बोलते हैं कि मतलब ये काम सिर्फ यही कर सकता है। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप समझ पा रहे होंगे। जितना ज़्यादा बेहतर समझेंगे उतने अच्छे से आप उत्तर कर पाएंगे। अब देखिए, अ जेंडर क्या होता है? ए जेंडर रोल इज ऑल्सो नोन एज ए सेक्स रोल, यानी कि आपके सेक्स के कारण, आपकी बायोलॉजिकल जो गुण है उनके कारण, जब उसी के आधार पर, जैसे कि आपकी शारीरिक बनावट, आपके अंदर जो शारीरिक संरचना है, आपकी शारीरिक क्षमता है, शारीरिक जो ताकत है, उसके अलावा जो जैविक अंतरों के कारण, जो उन अंतरों को ध्यान में रखते हुए जो समाज ने आपको जो है कुछ रोल निर्धारित किए हैं, उसे हम लोग बोलते हैं जेंडर रोल। सो इसको हम लोग पढ़ते हैं। एक लिंग या जेंडर भूमिका, जिसे कि हम सेक्स भूमिका के रूप में भी जानते हैं, एक सामाजिक भूमिका है जिसमें कई प्रकार के व्यवहार और दृष्टिकोण शामिल होते हैं, जिन्हें हम आमतौर पर उस व्यक्ति के लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए स्वीकार्य, उपयुक्त या वांछनीय मानते हैं। मतलब क्योंकि वो व्यक्ति पुरुष है इसलिए उसको हम कुछ ऐसे व्यवहार निर्धारित कर देते हैं, उसके साथ हम कुछ ऐसी दृष्टिकोण निर्धारित कर देते हैं, या उसके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें फिक्स कर देते हैं कि आप पुरुष हैं तो आपके लिए यही उचित है और आपको यही करना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ गए होंगे कि ए जेंडर रोल इज ऑल्सो नोन एज सेक्स रोल एंड इट इज रोल दैट इज दैट इनकॉम्पेसेस, मतलब इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपके व्यवहार को और आपके जो आपका एटीट्यूड है उसको प्रभावित करता है। आइए समझते हैं धीरे धीरे। अब जेंडर रोल क्या होता है? सबसे पहले ध्यान देना कि ये जेंडर रोल प्राकृतिक नहीं होता, इसको सीखा जाता है। सो जेंडर भूमिकाएं आमतौर पर पुरुषत्व और स्त्रीत्व की धारणाओं पर केंद्रित है। तो जेंडर रोल किसके आधार पर होता है? जेंडर रोल का निर्धारण किस आधार पर होता है? कि जो पुरुष है उसके लिए अलग जेंडर रोल है और जो स्त्री है उसके लिए अलग है। तो जेंडर रोल का निर्धारण या जेंडर रोल की जो भूमिकाएं होती हैं वो
किस आधार पर केंद्रित होती है या किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, तो इसका आधार जो होगा हमारा वो स्त्री या पुरुष। तो याद रखिएगा एक पॉइंट, जेंडर रोल आर यूजुअली सेंटर्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। Gender roles in society means how we are expected to act, behave, speak, dress, groom, conduct, देखिएगा conduct ourselves based on our assigned sex। ठीक है, तो याद रखिएगा कि समाज में जेंडर भूमिकाओं का अर्थ यह है कि हमें अपने नियत लिंग के आधार पर, मतलब हम जिस लिंग के हैं, यानी अगर मैं पुरुष हूँ, मैं एक लड़का हूँ, और अगर आप एक लड़की हैं, तो हम लोगों के लिए समाज ने कुछ व्यवहार निर्धारित किए कि लिंग के आधार पर किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार हमारा होना चाहिए, हमें किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, और हमारा स्वयं का आचरण, एक लड़के का आचरण किस तरह का होना चाहिए, एक लड़की का, एक बालिका का, एक औरत का आचरण कैसा होना चाहिए, ये उससे क्या अपेक्षाएं हैं, ये सारी चीज़ें जो है जेंडर भूमिका के अंतर्गत आती है। तो उम्मीद करता हूँ जेंडर रोल इन सोसाइटी मीन्स आप समझ गए होंगे। अब देखिए जेंडर रोल के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं जब ये 8 नंबर और 15 नंबर के प्रश्न में आए। अब देखिए यहाँ पर जेंडर रोल इन्फ्लुएंसेस ए वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब देखिए ये बोल रहा है कि लिंग की जो भूमिकाएं हैं ना, यानी कि जो लिंग भूमिकाओं का निर्धारण किया गया है, उसके कारण क्या होता है कि मनुष्य के बहुत सारे, क्योंकि आपके लिए एक भूमिका पहले से निर्धारित कर दी गई है, क्योंकि आप तो एक पुरुष हैं, आपके लिए बहुत सारी भूमिकाएं निर्धारित कर दी क्योंकि आप एक स्त्री हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता, एक एक व्यक्ति जिसके लिए जो स्त्री है, या एक व्यक्ति जो एक महिला, एक पुरुष है, उसकी सोच भी उसी तरह से आपकी देखेंगे आप बदल जाएगा, उसका हाव भाव भी उसी तरह से बदल जाएगा, उसके सोचने का, उसके काम करने का तरीका, दूसरों के साथ बातचीत कम्युनिकेट करने का तरीका, उसका दूसरे लोगों के साथ जो संबंध होता है वो तरीका बिल्कुल उसी तरह से ढलने लगता है या उसी तरह से परिवर्तित हो जाता है जैसा कि समाज ने निर्धारित किया। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जैसा कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जब आप छोटे होते हैं, लड़कों को ये सिखाया जाता है कि भाई लड़के हो ना, तो आपको मजबूत बनना है, दौड़ो, अच्छा खाना खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ, क्योंकि आगे बड़े होकर आपको परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। लड़कियों को बेटा देखो आप ज़्यादा इधर उधर खेलो कूदो मत, चोट लग जाएगी, आप तो सॉफ्ट हो। दूसरी बात, लड़कियों को ये बोला जाता है कि बेटा तुम अपनी माता जी का हाथ बटाओ, घर में हेल्प करो, तुमको आगे चल के यही तो करना है। तो देखिए जेंडर के आधार पर उनको अलग शिक्षा भी दी जा रही है और उसी तरह से उनका विकास भी किया जा रहा है। बच्चों को, जो खासतौर पर लड़के होते हैं, उनको शिक्षा के बेहतर अवसर दिए जाते हैं, उनको अच्छे स्कूलों में भेजा जाता है, उनको खेलने के लिए वैसे ही खिलौने दिए जाते हैं, पहनने के लिए वैसे ही कपड़े दिए जाते हैं जो कि लड़कों के लिए उचित मानती है समाज। यानी कि लड़कों को पैंट शर्ट, लड़कों को जीन्स टी शर्ट, और लड़कियों को आपके फ्रॉक साड़ी सूट जो भी लड़कियां पहनती हों, वो हर एक समाज के लिए अपने अपने परिधान हैं, तो वो दिया जाता है। और खेलने के लिए भी देखिए लड़कियों को किचन का सामान, लड़कियों को डॉक्टर बनने का, लड़कियों को टीचर बनने का खेल सिखाया जाता है, लड़कियों को खो खो, ऐसे खेल। लड़कों को बोला जाएगा आप वेट लिफ्टिंग करो, बॉक्सिंग करो, क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, कुश्ती खेल लो। लड़कियां अगर कुश्ती करने लगे तो 4 लोग आंख फाड़ कर देखने लगते हैं। तो ये अंतर है, क्योंकि समाज ये मानता है कि कुश्ती तो सिर्फ पुरुषों के लिए बना है। तो इस तरह की जो अवधारणाएं है या इस तरह का जो वर्गीकरण होता है ना जेंडर के आधार पर, ये भी जेंडर भूमिकाओं के कारण होता है। लोग सोच लेते हैं कि भैया जेंडर भूमिकाएं तो आपकी कुश्ती खेलने की नहीं है, जेंडर भूमिकाओं के अंतर्गत कुश्ती खेलने का काम तो सिर्फ लड़कों का है। तो जेंडर भूमिकाओं के विपरीत जब काम होता है तो कहीं ना कहीं वो समाज में उथल पुथल भी और हलचल भी पैदा करता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे जेंडर भूमिकाओं को। अब देखिए जैसे कि जेंडर भूमिकाएं, एक बात और भी हमको ध्यान रखने वाली है कि जेंडर भूमिकाएं सिर्फ आपके व्यवहार को नहीं, बल्कि हम कौन सा व्यवसाय चुनेंगे, हमारा अपने घर में घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, या अपने जो भी है साथियों के साथ में किस तरह का संबंध होगा, इसको भी प्रभावित करता है। एक लड़का
चाहे तो बाहर में जाकर 4 लड़कियों से भी आपके जो है घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। लेकिन एक लड़की, हम भारतीय समाज के दृष्टिकोण से अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उसके 4 लड़कों के साथ में घनिष्ठ संबंध है, चाहे वो कितने भी अच्छे और सच्चे मित्र हो, लोग उसको गलत दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन अगर एक लड़का इसी तरह से उसके संबंध किसी 4 लड़कियों से या किसी से जो कि बहुत ही अच्छे मित्र हैं, दोनों में ही काफ़ी अच्छी और सादगी भरी दोस्ती है, लेकिन लड़के जब ऐसा करते हैं तो शायद कोई इतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ देखने को लड़कियों के संबंध में मिलता है तो ज़रूर घर वाले परेशान हो जाते हैं, आस पड़ोस के लोग बातें करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लिंग निर्धारण के आधार पर जो उनकी जेंडर की भूमिकाएं निर्धारित की गई उसके अंतर्गत ये नहीं आता है। लड़के ऐसा कर सकते हैं लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। तो आप समझ पा रहे होंगे बातों को। अब जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, लड़कियों के लिए, अगर ये अमेरिका का एक एग्जांपल लड़कियों के लिए दिया गया, ये भारतीय दृष्टिकोण में भी सही है कि लड़कियों से क्या उम्मीद किया जाए कि गर्ल्स एंड वुमेन्स आर जनरली एक्सपेक्टेड टू ड्रेस इन टिपिकल फेमाइन वे। अब लड़कियों से ये उम्मीद की जाती है कि भैया आप सिर्फ वैसे ही वस्त्र, वैसे ही ड्रेस, वैसे ही कपड़े पहने जो कि एक लड़कियों के लिए निर्धारित है। मतलब आपके लिए, अगर आपकी जो भी लड़कियों के, अगर भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ पे सलवार कमीज है, साड़ी है, फ्रॉक है, या जो भी परिधान होते हैं। इसी तरह से लड़कों के लिए भाई जो भी है, धोती, लुंगी, जो भी चीज़ें हैं, पैंट शर्ट जीन्स जो भी बना तो वही पहना। अब एक लड़के को आप कभी फ्रॉक पहन के घूमते नहीं देखोगे और एक लड़की को कभी लुंगी पहन के घूमते नहीं देखोगे। लड़कियां ब्लाउज पहनती, लड़के को कभी आप ब्लाउज, या लड़की को कभी बनियान पहन के तो ये निर्धारित कर दिया गया है कि ये चीज़ें, मतलब कपड़े भी निर्धारित कर दिए गए हैं, समाज में ऐसा होता है। मतलब ये गलत सही इसकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मतलब ये समाज द्वारा पूर्व निर्धारित है। आप इसको जब बदल देते हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज के विरुद्ध माना जाता है और ये कहीं ना कहीं समाज में आपके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। तो उम्मीद करता हूँ बातों को आप समझ। अब जैसे लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि भाई आप अच्छे परिधान पहने, वैसे ही परिधान पहने जो आपके शरीर को पूरा ढकता हो। साथ ही साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, आपको दूसरे के साथ मिलनसार होना चाहिए। आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो घर की पूरी देखभाल करे, पालन पोषण करने वाला होना चाहिए। जबकि इसके विपरीत लड़कों से क्या उम्मीद की जाती है? लड़कों से कि भैया आप जो है मतलब मजबूत बनो, आक्रामक बनो, एग्रेसिव रहो, साहसी रहो, डरपो नहीं, डरपोक मत बनो, शरीर से भी मजबूत बलिष्ठ बनो। तो इस तरह की उम्मीद लड़कियों से नहीं की जाती, ये सिर्फ लड़कों से की जाती है। लड़के अगर मान लो लड़ाई भी कर रहे हैं तो चलेगा, लड़के अगर विनम्र नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन लड़कियां अगर ये व्यवहार करती हैं, उनके अंदर अगर विनम्रता की कमी है, दूसरों से अगर वो अच्छे से बात नहीं करती है, तो ये मतलब गलत माना जाता है। क्योंकि उनकी भूमिकाओं के निर्धारण के अंतर्गत ये चीज़ें नहीं आती। उनके लिए ये भूमिका निर्धारित नहीं है कि वो विनम्र ना हो। विनम्र ना होना, दुस्साहसी होना, ज़्यादा कठोर होना, शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होना। लड़कियों से उम्मीद की जाती है वो शारीरिक रूप से कोमल हो, सुंदर दिखे, मेकअप करे, लेकिन लड़कों से उसके विपरीत उम्मीद की जाती है। तो जो जेंडर रोल है उसके अंतर्गत ये रोल भी आपके देखने को मिलते हैं। हर एक सोसाइटी, हर एक समूह, हर एक संस्कृति में लिंग संबंधित बहुत सारी भूमिकाएं होती है, बहुत सारी लिंग से जुड़ी हुई अपेक्षाएं होती है और कुछ उम्मीदें होती है कि समाज चाहता है कि अगर आप एक लड़की हैं तो हम आपसे चाहते हैं कि आप जो है विनम्र रहें। आप लड़की हैं तो आप अपने घर वालों का देखभाल करें, अपनी माता का हेल्प करें, घर में जो छोटे भाई बहन हैं उनकी देखभाल करें, उनको खाना वाना खिलाइए करें। आप जो है ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि घर वाले परेशान हो, मतलब देर रात बाहर न, ऐसी कुछ अपेक्षाएं, कुछ उम्मीदें हैं। एक लड़का है तो उससे ये होता है कि आप भाई मजबूत बनो, अच्छे से ज़्यादा पढ़ाई करो, हायर एजुकेशन लो, क्योंकि आपको घर की जिम्मेदारी लेनी, ये मतलब हम शुरू से बताते रहते हैं इनको। तो इस तरह की बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी चीज़ें लिंग के कारण, यानी कि पुरुष और स्त्री होने के कारण आपसे जुड़ जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी जेंडर रोल कहलाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो जेंडर रोल होता है, यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये जो जेंडर रोल होता है ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। जो चीज़ें या जो जेंडर रोल भारतीय समाज में हो सकता है, हमने देखा है लड़कों के लिए हो सकता है, वो शायद यूरोपियन समाज या अमेरिकन समाज में शायद ऐसा ना हो। तो ये समाज से समाज में अंतर होता है। यानी कि जो जेंडर रोल हो सकता है कि एक समाज में जो जेंडर रोल हो वो दूसरे समाज में महिलाओं के लिए वो जेंडर रोल ना हो। मतलब हो सकता है कि घर की पूरी जिम्मेदारी लेने की जिम्मेदारी जो है भारत में मान लीजिए पूरे नॉर्थ में है, लेकिन हो सकता है आदिवासी समुदाय
या फिर यूरोप में ऐसा हो कि महिलाओं को ही पूरे घर की जिम्मेदार माना जाता है, महिलाओं को घर का कर्ता धर्ता माना जाता हो। जैसे भारत और एशिया में ज़्यादातर पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब कि जिसको हम लोग बोलते हैं पेट्रियार्ची। तो पेट्रियार्ची है, लेकिन हो सकता है दूसरी जगह में आपका जो है वहाँ पर महिलाओं के हो, महिलाओं को वहाँ पे स्वायत्ता दी जाती हो, महिलाओं को वहाँ पे प्राथमिकता दी जाती हो। तो हो सकता है घर की मालिक, घर की जिम्मेदारी लेने का काम किन के ऊपर हो, महिलाओं। तो जरूरी नहीं कि एक समाज में जो जेंडर रोल निर्धारण किया गया है वो दूसरे समाज में भी ऐसा हो। ये जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से और भौगोलिक स्थान बदलने से भी आपका ये जो जेंडर रोल है बदलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आज के समय में पिंक जो कलर होता है वो क्या माना जाए, लड़कियों का कलर, और पिंक के अलावा जो भी कलर है वो तो लड़कों का मान लिया जाता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले, मान लीजिए आज से 100 साल 150 साल पहले, पिंक कलर लड़कों के लिए कलर माना जाए। ये अमेरिका का उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों मैं, आप चेक कर लीजिएगा इसको कि ये पिंक कलर मतलब लड़कों के लिए होता था, और ये जो ब्लू कलर होता था लड़कियों का। अब आप देखिए, ब्लू कलर तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिंक अगर कोई लड़का यूज़ करने लगे तो थोड़े दिन में ही सब लोग कहने लगे कि लड़की हो क्या। ये सीधी बात है ना, क्योंकि पिंक तो हमने निर्धारित कर दिया है कि ये सिर्फ लड़कियों का कलर है, तो समाज ने निर्धारित कर दिया है। तो अगर उसके विपरीत कोई यूज़ करेगा, तो लड़का अगर यूज़ करने लगे तो उसको लड़की बोला जाता है, चाहे मजाक में ही हो, क्योंकि पिंक मतलब लड़की का कलर है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात को आप समझ पाएंगे। अब चलते हैं परिभाषा में। देखिए, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा की बात करें, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो एक परिभाषा दी उसकी बात करते हैं, सामाजिक रूप से निर्मित, यानी कि लैंगिक भूमिकाओं को, जेंडर रोल को कैसे वो परिभाषित करता है। कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन कि सामाजिक रूप से निर्मित, यानी कि जो आपकी लैंगिक भूमिका है ये सामाजिक रूप से निर्मित है के रूप में वर्णित करता है, मतलब कि इसको सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं के रूप में वर्णित करता है। ये वो भूमिकाएं, व्यवहार और गतिविधियां और विशेषताएं हैं जिन्हें कोई समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि ये वो भूमिकाएं, व्यवहार और गतिविधियां हैं और वो विशेषताएं हैं जिन्हें कोई समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है। यानी कि इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल, behavior, activity and attributes that a given society consider appropriate for men and women। तो मतलब इसके अंदर वो व्यवहार हैं, वो गतिविधियां हैं, वो विशेषताएं जो एक स्त्री के अंदर होनी चाहिए, या वो विशेषताएं जो पुरुष के अंदर होनी चाहिए, या वो भूमिका जो एक स्त्री निभाती है या एक पुरुष निभाता है, जो कि उसके समाज के हिसाब से उपयुक्त और सही माना जाता है। इसे हम बोलते हैं जेंडर रोल, यानी कि लैंगिक भूमिकाएं। अब अगर ब्लॉक के शब्दों में हम लोग बात करें, दूसरी परिभाषा, अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया। ब्लॉक के शब्दों में कहा जाए तो लिंग भूमिका गुणों का एक समूह है, यानी कि बहुत सारे गुणों का एक ऐसा, मतलब जो पुरुषों के अंदर गुण होंगे, वो जो भी गुण होते हैं हम मानते हैं कि ये गुण पुरुषों में, उन सारे गुणों का समूह है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी संस्कृति में पुरुष और महिला को चिन्हित करने के लिए उपयोग करता है। तो हम उन सारे गुणों को, मतलब हम उन सारे गुणों का एक समूह के रूप में बात करें, जिन सारे गुणों की मौजूदगी के कारण हम किसी को बोलेंगे कि भाई ये पुरुष, मतलब ये मर्द है, और ये गुण है इसलिए ये औरत है। तो मतलब उन सारे गुणों के समूह को, लिंग भूमिकाओं को वो गुणों के समूह के रूप में बात कर रहा। तो ब्लॉक ने जो जेंडर भूमिकाओं का निर्धारण है या जेंडर भूमिकाएं हैं उसको गुणों के समूह के रूप में आपको परिभाषित किया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारी संस्कृति जो होती है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, हमारी संस्कृति में दो ही प्रकार के लिंग होते हैं। एक होता है आपका, देखिए याद रखिएगा, दो प्रकार की लिंग भूमिकाएं होती है। पहला होता है मर्दाना, यानी कि पुरुषों के गुण होने के कारण, और दूसरा है स्त्रीण, यानी कि फेमिनाइन। तो मैस्कुलिन और फेमिनाइन रोल होते हैं। आप देखिएगा जेंडर रोल दो ही टाइप के, या तो मैस्कुलिन रोल होते हैं या फेमिनाइन, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मर्दाना, या फिर आपका स्त्रीण। स्त्रीण क्यों, महिलाओं वाले गुण है इसलिए आपको स्त्रीण बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेचर ऑफ जेंडर रोल। अब रोल के बारे में हमने समझ लिया कि भैया ये सीखा जाता है, एक समाज से दूसरे समाज में जेंडर रोल अलग अलग हो सकता है, जेंडर रोल किस तरह से निर्धारित होता है, जेंडर रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली। अब हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या होती है, लिंग भूमिकाओं की प्रकृति क्या होती है। तो देखिए, जेंडर रोल आर बिहेवियर दैट इज लर्न। जेंडर के जो रोल होते हैं ना, जेंडर रोल जो है ये कोई
हमें प्रकृति ने नहीं बना कर दिया, ये हमें सिखाता है हमारा समाज। तो इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे कि जेंडर भूमिकाएं सीखे जाने वाले व्यवहार, क्योंकि जेंडर भूमिकाएं क्या होती है, वो व्यवहार है, वो अपेक्षाएं हैं जो हमसे लोग करते हैं, या जो हम व्यवहार हमको करना चाहिए। तो ये व्यवहार अगर हमको नहीं पता तो हम सीखते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे समाज में हमारा समय बीतता है, हम इन चीज़ों को सीखते हैं। तो जो जेंडर की भूमिकाएं होती हैं, जेंडर रोल होती हैं, दे आर लर्नड, या फिर इन्हें हम लोग बोलते हैं, इनको सीखा जाता है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे, ये भूमिकाएं, दिस रोल वेरी इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन अक्रॉस द कल्चर। मतलब एक समाज से अगर आप दूसरे समाज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये भूमिकाएं उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों में भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि अलग अलग संस्कृतियों में आप देखेंगे तो ये अलग अलग होती हैं। अब ये जेंडर क्यों है, समाज में देखेंगे स्त्री पुरुष की भूमिका अलग है, अगर थोड़ा बिजनेस फील्ड में चले जाएंगे वहाँ देखेंगे स्त्री पुरुष की भूमिका अलग है, पॉलिटिक्स में आएंगे, राजनीति में आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जेंडर भूमिकाएं जो है, जो निर्धारित की गई वो भी अलग अलग है। और ये साफ साफ आप भारतीय परिवेश में ही देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जेंडर रिलेटेड वैल्यूज एंड नॉर्म्स वेरी वाइडली फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। देखिए, लिंग संबंधी जो मूल्य और मानदंड है, मतलब कि हमने बोला ना कि भाई स्त्रियों के लिए जो मूल्य और मानदंड हमने यानी कि जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, अब भारत में जो है वो जरूरी नहीं कि अमेरिका में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो होती है जेंडर रोल या जेंडर से जुड़े हुए जो मूल्य हमने निर्धारित किए हैं, या जो वैल्यूज़ या स्टैंडर्ड हम लोग निर्धारित करते हैं, वो एक समाज से दूसरे समाज, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, और एक भौगोलिक स्थान से दूसरे भौगोलिक स्थान जैसे ही बदलेगा तो आप देखेंगे जेंडर रोल में भी काफ़ी अंतर आ जाता है। तो ये लिखा है कि एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। जेंडर रोल हैव सर्टेन यूनिवर्सलिटी बट आर लार्जली कल्चरली। देखिए, जेंडर भूमिकाओं की एक निश्चित सार्वभौमिकता तो होती है, लेकिन ये काफ़ी हद तक सांस्कृतिक रूप से ही निर्धारित होते हैं। मतलब ये हो सकता है कि हमारे समाज में जो जेंडर का रोल निर्धारित किया गया, जैसे कि हमारे समाज में क्या होता है कि स्त्रियों का मुख्य रूप से काम ये होता है कि भैया तुम घर का ही देखभाल करो, घरेलू कामों से संबंधित है, आप ज़्यादा जो है बाहर के काम ना करें। स्त्रियों को माना जाता है कि वो निर्णय लेने की क्षमता कम रखती हैं, वो मेहनत भरा काम नहीं कर सकती। इस तरह की चीज़ें जो भारतीय संस्कृति में आप देखते हैं, ये बदल जाता है। हो सकता है अमेरिका में पढ़े लिखे सोसाइटी में, ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा विकसित राष्ट्रों में जाएंगे तो देखेंगे महिलाएं भी घर की देखभाल कर रही हैं, घर के लिए पैसा कमा रही हैं, और बहुत सारे काम जो पुरुष करते हैं वो भी करें। लेकिन फिर भी वो अगर वहाँ कर पा रही तो इस बात को भी वहाँ की सोसाइटी ने ही सुनिश्चित किया है। वहाँ की सोसाइटी ने जो जेंडर के लिए रोल निर्धारित किया उसके अंतर्गत शायद आता होगा, इसीलिए। तो हो सकता है जेंडर का रोल तो अलग अलग होगा, लेकिन जेंडर की जो भूमिका का निर्धारण है, हो सकता है जापान में जो बहुत सारी चीज़ें जो है लड़कियां कर पा रही हैं जो शायद इंडिया में नहीं कर पा रही, लेकिन उसको भी किसने निर्धारित किया, जापान की सोसाइटी ने। तो लिंग का निर्धारण, लिंग की भूमिकाओं का निर्धारण जो है हर जगह समाज ही करता है। हाँ, हो सकता है कि इसमें जो भूमिकाओं में जो विशेषताएं हैं, जो काम होते हैं, जो अपेक्षाएं या जो गुण या व्यवहार हम अपेक्षित करते हैं, वो हो सकता है भारत में जो है वो शायद अमेरिका में, जापान में, ब्रिटेन में अलग हो। लेकिन गुणों का निर्धारित, भूमिका का निर्धारण हमेशा समाज ही करता है। जेंडर रोल आर अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब जेंडर जो रोल होता है ना, जेंडर की भूमिकाएं, वो आपके बहुत सारे कारकों पे निर्भर करते हैं, और बहुत सारे कारक इसको प्रभावित भी करते हैं, जैसे कि आयु, वर्ग मतलब किस क्लास से हैं आप, नस्ल मतलब आप किस एथनिसिटी से हैं, आपकी जातीयता, आप किस भौगोलिक स्थान पर रहते हैं, आपका आर्थिक स्तर क्या है, आपका राजनीतिक पर्यावरण, आपके आसपास क्या चल रहा है, इसके अलावा धर्म और किस विचारधारा को आप मानते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी जेंडर भूमिकाओं को निर्धारित करते हैं। आप देख लीजिए, जेंडर भूमिकाओं के एक उच्च वर्ग में अगर हम भारतीय समाज में ही बात कर ले, आज से नहीं, चलिए आज से 40-50 साल पीछे चलते हैं। अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में महिला जन्म लेती है तो उसके जो जेंडर संबंधित भूमिकाएं होंगी ब्राह्मण फैमिली के हिसाब से होंगे, और उसके काम अलग होंगे। एक ऐसी महिला की जो शायद एक जो है निचली जाति की होगी, उसकी काम और उसकी भूमिकाएं बिल्कुल अलग होंगी आपकी एक ब्राह्मण महिला की भूमिकाओं से। तो आप देखेंगे कि ये जाति, नस्ल, धर्म, बोल चाल, भौगोलिक स्थान के हिसाब से भी बदलती रहती। एक स्त्री, अब एक और उदाहरण मैं आपको अच्छा देता हूँ, एक स्त्री जो आदिवासी है उसकी रोल, और एक स्त्री जो एक साधारण स्थान पर रहती है उसके रोल में भी आप देखेंगे बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब ये जाति, धर्म, आयु, वर्ग, जातीयता, उम्र के हिसाब से भी हो सकता है। जो औरत जैसे कि अपने घर की देखभाल करी जब वो बड़ी है तो, लेकिन वही औरत जब छोटी रहती है यानी जब बच्ची रहती है तो शायद वो सारे काम नहीं करती है। तो इस तरह से आयु, जाति, धर्म, ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है आपकी जेंडर की भूमिकाएं क्या हैं। उम्मीद करता हूँ बात को आप क्लियर। अब इसी में एक और पॉइंट है कि फैक्टर डिटरमाइनिंग जेंडर, वो कौन से कारक है जिनके आधार पर जो है जेंडर की भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। तो मुख्य रूप से हम जो 3-4 हैं उनको यहाँ पे देखेंगे। देखिए, अब इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर डिटरमाइनिंग जेंडर रोल या स्टीरियोटाइप, या उनको रूढ़ियों का निर्धारण करते हैं, मतलब जो फिक्स करते हैं। रूढ़ी का मतलब होता है जो फिक्स कर दे, जो जिनको मोड़ा नहीं जा सकता, जिनको फोल्ड नहीं किया जा सकता। तो पहला होता है पर्सनालिटी ट्रेट्स। जी हाँ दोस्तों, देखिए कारक जो कि जेंडर की भूमिकाओं का निर्धारण करने में मदद करते हैं। पहला होता है पर्सनालिटी ट्रेट, यानी कि women are often expected to accommodating emotional while men are expected to be self confident and aggressive। यानी कि व्यक्तित्व कला, आपके व्यक्तित्व के लक्षण, आपका व्यक्तित्व कैसा है वो इस बात का निर्धारण करता है कि आपके आपके लिए कौन सा जो है कार्य, कौन सी आपकी अपेक्षाएं, किस प्रकार का व्यवहार आपको करना। उदाहरण के लिए जैसे कि महिलाएं क्या होती है, शारीरिक रूप से थोड़ी दुर्बल और आप बोल सकते हैं कि थोड़ी कोमल होती है, सुकुमार होती है पुरुषों की तुलना में। तो महिलाओं से अक्सर ये अपेक्षा की जाती है कि भैया महिलाएं जो है मिलनसार रहेंगी। महिलाओं से उम्मीद होती है कि वो भावनात्मक होंगे, जबकि पुरुषों से उम्मीद की जाती है कि पुरुष हमेशा आत्मविश्वासी, ओवर कॉन्फिडेंट, मजबूत, शारीरिक रूप से रिष्ट पुष्ट हो, और वो ऐसा हो कि मतलब कॉम्पिटिटिव हो, मतलब हमेशा उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना हो, वो कभी सरेंडर करने वाली प्रवृत्ति ना दिखाए। लेकिन महिलाओं को होता है, जैसे दो लोग अरे यार छोड़ो रहने दो, तो महिलाएं हो सकता है छोड़ दे, लेकिन पुरुषों को अगर बोले अरे यार छोड़ो, पुरुष नहीं छोड़ेगा। तो क्योंकि पुरुषों से ऐसी उम्मीद की जाती है कि भाई अब तुम तो पुरुष हो, तुम हार नहीं मानोगे। लेकिन महिलाओं से उम्मीद की जाए अरे ठीक है, बात को रहने दो, बढ़ाओ नहीं, हार मान जाओ, कोई बात नहीं, तो महिलाएं सरेंडर कर देती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हुए। दूसरा है डोमेस्टिक बिहेवियर, घरेलू व्यवहार। सम पीपल एक्सपेक्ट दैट वीमेन विल टेक केयर ऑफ द होम। तो घरेलू व्यवहार, आमतौर पर हम उम्मीद करते हैं कि महिलाएं इस बातों पर ध्यान देंगी या अपने घर पे बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, खाना पकाएंगे, घर की साफ सफाई करेंगे। जबकि पुरुष जो है वित्त की देखभाल, यानी कि फाइनेंशियल, घर में जो पैसे संबंधी आवश्यकताएं, आर्थिक रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति कौन करेगा? पुरुष करेगा। तो पुरुष बाहर का काम करेगा, गाड़ी चलाएगा, मशीन चलाएगा, जितने भी मेहनत वाले काम है, जो भी बाहर के काम है, पुरुषों के जिम्मे, और जितने घर के काम है वो महिलाओं के जिम्मे। तो मतलब इसके आधार पर भी कि घर का काम कौन करता है? महिलाएं करती हैं। तो इसके आधार पर भी जेंडर की भूमिकाओं का निर्धारण हो रहा है। दूसरा, उनकी शारीरिक बनावट, क्योंकि शरीर जो है उनका दुर्बल होता है, थोड़ा कमजोर होता है, थोड़ा कोमल होता है, इसलिए उनसे वैसे ही काम दिए जाते हैं जो कि कम मेहनत के होते हैं। अब जैसे कि घर की साफ सफाई, तो आपने देखा कि पहला कारक होता है आपका पर्सनालिटी ट्रेट, आपकी शारीरिक बनावट, आपके व्यक्तित्व के आधार पर पहले आपका जो है आपको भूमिकाओं का निर्धारण किया जाता है। महिलाओं का व्यक्तित्व क्या होता है? कोमल होता है, शरीर कमजोर होता है, तो इसलिए उनको वैसे ही काम दिए गए। पुरुषों का मजबूत होता है, इसलिए उनको वैसे काम दिए, जैसे मरम्मत करना, कुल्हाड़ी चलाना, मेहनत भरा काम करना। उसके बाद डोमेस्टिक बिहेवियर, घरेलू व्यवहार आपका कैसा है? तो देखिए, महिलाओं के अंदर जन्मजात ही ऐसा होता है कि बच्चों की अच्छे से देखभाल करती, खाना बनाने में निपुण होती है, बहुत सारे ऐसे गुण जो महिलाओं के अंदर होती हैं। तो इसके आधार पे भी उनकी निर्धारण कर दिया गया कि भैया तब अच्छा बनाती हो खाना तो खाना ही बनाओ, बच्चों की देखभाल करने में तुम बेहतर हो तो बच्चों की देखभाल ही करो मात्र। तो इस तरह के व्यवहार जो है निर्धारित कर दिए जाते हैं। ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय। अब हम आम तौर पर ये मानते हैं कि जैसे शिक्षा का काम टीचर कौन बनेगा? महिलाएं बनेंगी। नर्स कौन बनेगा? महिलाएं बनेंगी। इस तरह के कुछ व्यवसाय भी है जो कि सिर्फ ये मान लिया जाता है कि ये महिलाओं के लिए ही निश्चित है, ये महिलाओं के लिए ही उपयुक्त है, पुरुषों के लिए नहीं है। जैसे कि कोई लेडीज टीचर है तो लोग सोचते हैं कि शायद बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएगी, पुरुषों के लिए थोड़ा सा मन में संशय होता है। ये आप खुद भी सोच के देख लीजिए, गलत नहीं बोल, अभी सोचिए। नर्स है तो अगर नर्स क्या करती है, जो देखभाल करती है वो शायद एक पुरुष भी कर सकता है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में कोई पुरुष आ जाए तो शायद 4 लोग संकोच करें। यहाँ तक कि एक
मर्द भी अपना इलाज दूसरे मर्द नर्स से करवाने में संकोच करेगा, क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि, या हमने कभी ज़्यादातर देखा ही नहीं कि ऐसा होता है कि मर्द भी आपका नर्स का कार्य कर सकता है, क्योंकि ये व्यवसाय भी जोड़ दिए गए हैं जेंडर की भूमिकाओं से। तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जिनको कि सिर्फ पुरुष ही करते हैं या जिनको सिर्फ महिलाएं करती हैं, और ये भी बहुत बड़े कारक के रूप में काम करते हैं जेंडर की भूमिकाओं के निर्धारण में। तीसरा होता है आपका, अगला पॉइंट है फिजिकल अपीयरेंस, जिसे हम लोग बोलते हैं शारीरिक, आपका जो संरचना या शारीरिक जो आपका रूप दिख रहा है वो इसे बोलते हैं फिजिकल अपीयरेंस। तो महिलाओं देखिए शारीरिक रूप से क्या होती है, दुबली पतली और सुंदर होने की अपेक्षा की जाती है, जबकि पुरुषों से लंबे चौड़े मांसल यानी कि हृष्ट पुष्ट होना उम्मीद की जाती है। तो ये कारण भी होता है जिसकी वजह से अंतर आता है, जेंडर की भूमिकाओं निर्धारण में आपको अंतर दिखा। दूसरा ड्रेसिंग, मेन एंड वीमेन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ड्रेस एंड ग्रूम इन देयर वे दैट, मतलब पोशाक महिलाओं और पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लिंग के अनुसार, यानी कि जैसा अगर स्त्री है तो स्त्रियों के अनुसार और पुरुष है तो पुरुषों के अनुसार कपड़े पहने। शर्ट पैंट पुरुष पहनेंगे, और मेकअप लड़कियों वाले परिधान, साड़ी चूड़ी बिंदिया मेकअप जो भी चीज़ें होती है वो लड़कियां करेंगे। तो ये बहुत सारे कारक हैं जिन्होंने कि जेंडर की भूमिकाओं को निर्धारित करने में मदद की। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। पहला क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्यक्तित्व का लक्षण, घरेलू व्यवहार, उसके बाद व्यवसाय, शारीरिक रूप और पोशाक। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट रह गया हो दोस्तों तो ये पीडीएफ आप पढ़िएगा, आपको दोबारा भी समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।